Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द CBSE बोर्ड as well as for the state board, for the other competitive examinations like NEET. So this topic is assisted reproductive technology. ये टॉपिक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इस टॉपिक की कुछ अदर इंपॉर्टेंस भी बनती है। ये टॉपिक अवेयरनेस के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है, अवेयरनेस अमंग दोस्त जो कि बिल्कुल इस टेक्निक से अननोन है, ये पर्पस वीडियो बनाने का ये भी है कि उन लोगों तक मेरी बात पहुंचे कि आजकल की जनरेशन में जो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ गए हैं, स्टेरिलिटी के चांसेस बढ़ गए हैं, उस कंडीशन में भी कोई भी इनफर्टाइल कपल या स्टेराइल मेल या फीमेल, क्योंकि कंडीशंस हो सकती है कि दोनों ही पेरेंट्स स्टेराइल हों, या कुछ कंडीशंस ये भी हो सकती हैं कि मेल स्टेराइल हो, या कुछ कंडीशंस ये भी हो सकती हैं कि फीमेल स्टेराइल हो। अब इनफर्टिलिटी के केस में पेरेंट्स के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं इसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के थ्रू। ये वो टेक्निक है जो इनफर्टाइल कपल्स को हेल्प करता है टू बियर अ चाइल्ड। वो कंसीव भी कर सकते हैं और कंसीव करने के लिए अगर फीमेल बॉडी कैपेबल नहीं है तो किसी फीमेल को हायर करके, जिसको हम सरोगेसी बोलते हैं, सरोगेसी मदर के थ्रू भी अपने ही गैमीट के थ्रू, अपने ही जीनोम के थ्रू अपने बच्चे को डेवलप कर सकते हैं, या टेस्ट ट्यूब में गैमीट के फ्यूजन के थ्रू भी आप बेबी को डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जनरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं कि अपकमिंग जनरेशन में इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत आ रहे हैं और बहुत सारे रीजंस हैं उसके इनफर्टिलिटी के। उसमें बैड हैबिट्स भी हैं लाइक स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, प्लस hormonal deficiency due to some improper dietary pattern, some atmospheric condition, some pollutant, बहुत सारे रीजंस है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। उस कंडीशन में हमारे पास ये मेथड है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक मीन्स all those methods which helps infertile couple to bear a child। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें। अब इन मेथड्स को हम लोग वन बाय वन बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर कंडीशन पता होगी तभी आप किसी एक मेथड को ऑप्ट करके अपने आने वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं, या अगर आपको एग्जैक्ट मेथड पता हो तो आप उस कंडीशन को, अपनी कंडीशन को ऑब्जर्व करके कौन कौन से मेथड्स हैं उस कंडीशन के लिए जो एक स्टेराइल पर्सन को भी पेरेंट बना सकता है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज AIH। So AI stands for आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले आपको इंसेमिनेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ सीमेन, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना, और ये इजैकुलेशन के बाद का प्रोसेस है। तो इंसेमिनेशन का मतलब हुआ डिपोजिशन ऑफ सीमेन
डिपोजिशन ऑफ सीमेन या डिपोजिशन ऑफ स्पर्म। और यहां पे हम कर क्या रहे हैं, डिपोजिशन ऑफ सीमेन तो कर रहे हैं बट आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली क्यों? हो सकता है कि हस्बैंड में पेनिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या ये भी हो सकता है कि मेल में स्पर्म काउंट लो हो, तो उस कंडीशन में उसका टेस्टिस तो फंक्शनल है, टेस्टिस अगर फंक्शनल है तो उसके गैमीट्स फंक्शनल है। अब कुछ कंडीशंस हैं जहां पे ये अप्लाई होता है, बट अभी हम लोगों ने सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को एक्सपैंड किया है एंड H स्टैंड फॉर हस्बैंड। तो यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो है, मगर यहां पे हम सीमेन को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द हस्बैंड। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि हस्बैंड डायरेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स भी तो कर सकता था, डायरेक्ट कॉपुलेशन भी तो कर सकता था, बट यहां हम इंसेमिनेशन यानी सीमेन को आर्टिफिशियली डिपॉजिट करवा रहे हैं, वो भी हस्बैंड से। तो कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि हस्बैंड में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, यानी पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है और जो टेस्टिस हैं वो फंक्शनल हैं। या ये भी हो सकता है कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट लो है, तो लो है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया इज द कंडीशन वेयर द स्पर्म काउंट इज लो। चलिए बात समझ में आ गई ना, यहां स्पर्म काउंट लो है और स्पर्म काउंट लो है तो हम हस्बैंड के सीमेन को कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसमें से एक्टिव स्विमर को छांट सकते हैं और उसके बाद जितने एक्टिव स्पर्मेटोजोआ हैं उनको कलेक्ट करके हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पे सिर्फ करना क्या है ना आपको, कि यहां पे सीमेन को कलेक्ट करना है। सीमेन गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड, और जब हम सीमेन को कलेक्ट करेंगे हस्बैंड से तो हमारा इंटेंशन क्या है, हस्बैंड स्पर्म काउंट लो है हस्बैंड का, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना बच्चों कि एटलीस्ट हमको 0.3 ml ऑफ सीमेन कलेक्ट करना पड़ेगा। 0.3 ml ऑफ सीमेन कलेक्टेड, जिसमें अराउंड 1 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होना चाहिए। अब 1 मिलियन स्पर्मेटोजोआ को कलेक्ट करना है, और ये भी 1 मिलियन जो स्पर्मेटोजोआ हम कलेक्ट करेंगे ना, ये वही स्पर्मेटोजोआ है, ये वही 1 मिलियन स्पर्मेटोजोआ है जिनको हमने सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड से छांट लिया है। तो ये हमने जो कलेक्ट किया है 1 मिलियन स्पर्मेटोजोआ, तो ये हमने बाय सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन का मतलब ही होता है कि आप गैमीट्स में से एक्टिव फीमर को छाटें, आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करें, तो बाय सेंट्रीफ्यूजेशन सेपरेशन ऑफ मोटाइल और एक्टिव स्पर्मेटोजोआ। चलिए अब हमने सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड से एक्टिव स्पर्मेटोजोआ को छाटा है। देखिए बात समझना है, यहां पे आपको समझना इसलिए है क्योंकि नॉर्मली होता क्या है ना, ये क्वेश्चन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल पर्सन क्या होते हैं, इन नॉर्मल पर्सन में अराउंड 2.5 ml ऑफ सीमेन जो है वो डिपॉजिटेड होता है बाय द इजैकुलेशन, बाय इंसेमिनेशन। तो 2.5 ml ऑफ सीमेन रिलीज्ड बाय इजैकुलेशन प्रोसेस, ठीक है। और बच्चों ये बात तो आप जानते होंगे कि इसमें 1 ml ऑफ सीमेन में 1 ml ऑफ सीमेन में अराउंड 80 to 120 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं। ओके, 1 ml ऑफ सीमेन कंटेन 80 to 120 ml ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और हमें करना क्या है, स्पर्म काउंट तो लो है तो उसके 3-4 इजैकुलेशन के, इजैकुलेशन भी इसलिए अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, ओलिगोस्पर्मिया है, सिर्फ स्पर्म काउंट लो है, तो उसके स्पर्म को हम कलेक्ट करेंगे
फॉर 3 to 4 टाइम्स, और उन 3 to 4 टाइम्स को 3 to 4 टाइम्स स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद हम सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड से अराउंड 0.3 ml ऑफ सीमेन को आइसोलेट कर लेंगे। यानी हमने जो चीज सेपरेट की है ना, वो एक्टिव स्पर्मेटोजोआ है, वो हाईली मोटाइल है, यानी वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल, वहां तक ट्रेवल करके पहुंच जाएगा। तो इस कंडीशन में एडवांटेज क्या मिला, मेल के यानी हस्बैंड के ही, पार्टनर के ही सीमेन को हमने सिर्फ आर्टिफिशियली कलेक्ट करके छांटा है, हमने सिर्फ आइसोलेट किया, सेपरेट किया उसी के सीमेन के थ्रू एक्टिव स्पर्मेटोजोआ को, और उसके बाद हमने आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस्ड किया इनटू वेजाइना। अब यहां पे एक चीज तो आपको एकदम क्लियर है कि दोनों ही गैमीट पार्टनर्स के ही हैं। हस्बैंड के सीमेन को सेपरेट करने के बाद, छांटने के बाद, आइसोलेट करने के बाद हमने स्विमर्स ले लिए हैं, हमने परफेक्ट एक्टिव स्पर्मेटोजोआ लिया। फीमेल बिल्कुल फंक्शनल है, फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने डायरेक्टली उसके वेजाइना में सीमेन इंट्रोड्यूस्ड किया। वो ट्रेवल करता हुआ कहां जाएगा, जब आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड करेंगे वेजाइना में तो इट रीचेस टू फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब पे क्या है, फैलोपियन ट्यूब पे है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फीमेल का ओवा तो वहीं वेट करता है। तो फैलोपियन ट्यूब में भी एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन, ठीक है, एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन। और यहां पे बस हमें ध्यान किस चीज का रखना है, हमें ध्यान रखना है फीमेल के ओव्यूलेटरी पीरियड का। जिस टाइम पे फीमेल का ओव्यूलेशन हो, तो फीमेल ओव्यूलेटरी पीरियड is the best suitable time for artificial insemination from husband। क्लियर हुआ ये? चलिए, एक कंडीशन तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड वाली आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जितना इजी आपके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड था ना, अब हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, मगर कंडीशन बहुत सारी बदल जाएगी। अब हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो करना है, बट हम हस्बैंड को यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, बट बाय द गैमीट ऑफ डोनर। यानी यहां पे हमको एक डोनर चाहिए जिससे हम सीमेन को कलेक्ट करेंगे। तो यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो है, बट डी स्टैंड्स फॉर डोनर। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम डोनर। अब ये किस केस में होगा, ये उस केस में होगा व्हेन अप्लाइड when मेल पार्टनर इज स्टेराइल। अगर मेल पार्टनर स्टेराइल है, इसका मतलब कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सीमेन और स्पर्मेटोजोआ, तो उस कंडीशन को एजोस्पर्मिया बोलते हैं। ओके, एजोस्पर्मिया इज द कंडीशन जहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जहां पे मेल पार्टनर स्टेराइल है। अब मेल पार्टनर स्टेराइल है तो बेटा एक चीज तो क्लियर है ना कि मेल पार्टनर तो अपना गैमेट देने से रहा। इस कंडीशन में फीमेल फंक्शनल है, यानी फीमेल के प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेक्स ऑर्गन फंक्शनल है। फीमेल ओव्यूलेशन भी कर रही है, फीमेल का फैलोपियन ट्यूब भी एक्टिव है, फंक्शनल है फॉर द फर्टिलाइजेशन, फीमेल का यूट्रस भी फंक्शनल है फॉर द इम्प्लांटेशन। अब हम करेंगे क्या, हम यहां पे डोनर के सीमेन को लेंगे। वो डोनर कोई भी हो सकता है, बट ये सीमेन हमें मिलेगा कहां, ये सीमेन हमको मिलेगा स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक में। एक मूवी बन चुकी है इस पे, विकी डोनर, और इस मूवी में सब्जेक्ट यही था कि अगर इनफर्टिलिटी है, मेल स्टेराइल है, तो हम स्पर्म बैंक के थ्रू भी
सीमेन को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ डोनर कोई भी हो सकता है, और कई बार ऐसा होता भी है कि स्पर्म बैंक वाले, वैसे भी होता ही नहीं है, इट इज मैंडेटरी कि स्पर्म बैंक वाले डोनर की आइडेंटिटी नहीं बताते। तो सीमेन को यहां हमें, सीमेन गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम स्पर्म बैंक, तो यहां पे हमें स्पर्म बैंक के थ्रू सीमेन को कलेक्ट करना है। और स्पर्म बैंक से जब हमें सीमेन कलेक्ट करना है ना, तो कुछ चीजें भी हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्पर्म बैंक है तो यहाँ सारे ब्लड ग्रुप्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये चीज अपने पेरेंट्स से हाइड करना चाहते हैं कि मेल स्ट्राइल था और डोनर के थ्रू फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो एक कंपैटिबल ब्लड ग्रुप, कंपैटिबल RH भी आप पिक कर सकते हो, बिकॉज वहां पे तो वेराइटी ऑफ स्पर्म है। ओके, तो यहां पे यू कैन ऑप्ट कंपैटिबल ब्लड ग्रुप, ओके, which can be similar to the blood group of father, compatible blood group or RH, okay, RH grouping और RH group। क्लियर? अब हमने डोनर से सीमेन लिया और इस सीमेन को हमने फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हमने इंट्रोड्यूस किया। बात तो वही है, बस मेथड क्या हुआ, पहले हमने हस्बैंड का लिया था, यहां हमने डोनर का लिया है, स्पर्म बैंक से लिया है। तो यहां हमें एक चीज पता है कि यहां पे हमको एक्टिव स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे, और जो एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वही सीमेन को इंट्रोड्यूस करेंगे और वही अपने ऑब्जर्वेशन में फर्टिलाइजेशन तक ऑब्जर्व करते हैं कंडीशन ऑफ द फीमेल। तो कंपैटिबल ब्लड ग्रुप लिया, RH ग्रुप लिया, और उसके बाद इसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड किया इनटू द फीमेल वेजाइना। तो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। चलिए ये भी क्लियर। उसके बाद अगेन सेम वही कंडीशन होगी जो AIH में थी, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड में थी। नाउ द सीमेन और स्पर्मेटोजोआ, नॉट सीमेन, स्पर्मेटोजोआ रीचेस टू फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा जहां पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो इट रीचेस टू फेलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड फाइनली all these things where fertilization takes place, and all these things will performed, okay, all these things, all these process are performed under medical practitioner, okay, are performed under expert आप कह सकते हैं, okay, under expert और medical प्रैक्टिशनर। तो ये चीज पहले वाले मेथड से थोड़ा सा अलग है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम डोनर। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड मेथड ऑफ ART, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, दैट इज IVF। IVF स्टैंड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर मेथड है ये IVF। सो IVF मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब हो गया ग्लास, ओके, तो विट्रो मींस ग्लास, और इसीलिए इस मेथड को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अब IVF में कुछ चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो पहले हम लोग देख लें कंडीशंस क्या हैं IVF के लिए। देखिए एक चीज आपको समझना होगा यहां पे कि IVF में जो गैमीट है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी फ्यूज हो रहा है। ओके, तो गैमेटिक फ्यूजन जो है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है। गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और ये
फीमेल बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में ये फ्यूजन हो रहा है, और यहां पे भी कंडीशन ये है कि मोरूला स्टेज तक टेस्ट ट्यूब में ही हम ऑब्जर्व करते हैं फ्यूजन के बाद क्लीवेज यानी 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन। तो 8 सेल स्टेज तक जो जाइगोट है वो टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा। तो ये 8 सेल स्टेज तक यानी अप टू मोरूला फॉर्मेशन तक, ओके, मोरूला फॉर्मेशन तक ये टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा। अब यहां पे दिमाग ये लगाना है आपको कि फीमेल बॉडी को छोड़ के हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते थे, मगर यहां पे क्या हो रहा है ना, हम फीमेल बॉडी को यूज नहीं कर रहे हैं और इंसेमिनेशन हम आर्टिफिशियली ना करके टेस्ट ट्यूब में प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करवा के गैमेटिक फ्यूजन करा के मोरूला स्टेज तक का वेट करके तब इसको फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हैं। यहां सोचने वाली बात क्या है कि यहां पे एक कंडीशन ये हो सकती है कि फीमेल स्ट्राइल है, फीमेल स्ट्राइल है। अगर फीमेल स्ट्राइल है तो ये चीज तो क्लियर है कि इसकी ओवरी फंक्शनल नहीं है, यानी फीमेल नॉन ओव्यूलेटरी है। अगर फीमेल नॉन ओव्यूलेटरी है तो बेटा एक चीज तो क्लियर है ना कि यहां पे ओवा कलेक्शन होगा फ्रॉम द डोनर, और उस ओवा को हम कलेक्ट करने के बाद अगर मेल फंक्शनल है तो मेल यानी हस्बैंड के सीमेन से ही आर्टिफिशियली फ्यूज करके आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करके फीमेल के बाकी पार्ट्स तो फंक्शनल है तो उसको डायरेक्टली उठा के फैलोपियन ट्यूब में प्लेस कर दिया जाएगा। अब देखिए फीमेल स्ट्राइल है, नॉन ओव्यूलेटरी है, तो यहां पे ओवा कलेक्शन होगा, ओवा कलेक्शन होगा फ्रॉम डोनर। चलिए ओवा हमने ले लिया डोनर से, ठीक। अब क्या होगा, मेल तो फंक्शनल है, तो मेल अगर फंक्शनल है तो बच्चों इस चीज के बारे में तो क्लियर है कि मेल इज फंक्शनल, यानी उसका जो पार्टनर है वो फंक्शनल है। अगर मेल फंक्शनल है तो हम करेंगे क्या, सीमेन कलेक्टेड, सीमेन को हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द पार्टनर, फ्रॉम द हस्बैंड, ओके। और इसके बाद बोथ द गैमेट यानी मेल के सीमेन की बात कर रहा हूं, हस्बैंड के सीमेन की बात कर रहा हूं, और फीमेल जो डोनर है उसके गैमेट की बात कर रहा हूं, ओवा की बात कर रहा हूं, ये फ्यूजेस इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और फीमेल के बाकी पार्ट्स तो फंक्शनल है, ठीक है। तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ये सब कुछ फंक्शनल है, ओके। तो ये सब फंक्शनल है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, हम मोरूला स्टेज को इंट्रोड्यूस्ड करेंगे डायरेक्टली इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड करेंगे इनटू फैलोपियन ट्यूब। बात समझ में आ गई आपको, हम फैलोपियन ट्यूब में इसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड कर देंगे, ठीक है। तो मोरूला स्टेज को हमने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड कर दिया फैलोपियन ट्यूब में। अब होगा क्या, फीमेल में ही ये अब ब्लास्टुला और इम्प्लांटेशन वाला पार्ट करने के बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डेवलप हो जाएगा, फीटस बन जाएगा, एंड फाइनली पार्चुलेशन के थ्रू बेबी डेवलप, यानी बेबी अब बाय बर्थ के थ्रू बाहर, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गई कि फीमेल स्ट्राइल है, नॉन ओव्यूलेटरी है। कंडीशन ये भी हो सकती है कि मेल स्ट्राइल है। हालांकि मेल स्ट्राइल है तो हम मेल के सीमेन को ना लेके डोनर के सीमेन को तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं मेल के स्ट्राइल होने पे, क्योंकि अगर मेल स्ट्राइल है ना बच्चों तो भी ये हो सकता है कि हम मेल अगर स्ट्राइल है यानी मेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ओके, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे ना बच्चों, हम स्पर्म को यानी स्पर्मेटोजोआ को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द डोनर, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम डोनर, स्पर्मेटोजोआ
कलेक्टेड फ्रॉम डोनर। या हम स्पर्मेटोजोआ को डोनर से लेंगे, फ्यूजन होगा आउटसाइड द बॉडी यानी फ्यूजन इन टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद फीमेल के तो सारे पार्ट फंक्शनल है। सेम मेथड यहां पे भी है कि डायरेक्टली उसको हम वेजाइनल रूट के थ्रू या फिलोपियन ट्यूब पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग एट फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों ही कंडीशन में बेनिफिशियल है। अब एक कंडीशन और भी है, ये कंडीशन भी देखिए आप, मैं थर्ड कंडीशन की अगर बात करूं, इफ बोथ द पेरेंट्स आर स्टराइल, यानी मेल भी स्टराइल है फीमेल भी स्टराइल है, तो यहां पे क्या होगा ना कि फीमेल अगर स्टराइल है मेल स्टराइल है, तो ये तो क्लियर है बच्चों कि दोनों ही हम गैमीट डोनर से लेंगे। बट एक ऑप्शन हम ले सकते हैं, फीमेल को मां बनने का जो सुख है वो दे सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों ही गैमीट को डोनर से लेंगे। फीमेल का सिर्फ ओवरी फंक्शनल नहीं है ना, ओवा नहीं दे सकती, वो नॉन ओव्यूलेटरी है, बट उसका फिलोपियन ट्यूब तो फंक्शनल है, उसका यूट्रस तो फंक्शनल है। उस कंडीशन में क्या होगा कि हम गैमीट्स को, दोनों ही गैमीट्स को हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द डोनर। तो बोथ द गैमीट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, डोनर से हम लेंगे और इसको फ्यूज करने के बाद फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस्ड कर देंगे। सो आफ्टर फ्यूजन इट गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू फीमेल बॉडी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। सो दिस इज द रोल ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर को। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें आपको यहां सीखने को मिलने वाली हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑल्सो नोन एज ET, यानी एक चीज तो क्लियर है कि हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे फीमेल की ही बॉडी में, मेल की बॉडी में तो एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला तो है नहीं। तो यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, विद द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओके। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम और फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या हुआ कि हमें गैमेटिक फ्यूजन बॉडी के बाहर करना है। तो गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस इन अ ग्लास मीडियम और इन अ विट्रो। विट्रो का मतलब ही होता है बच्चों ग्लास, ओके। तो इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है, IVF। क्लियर हुआ ना। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर किस कंडीशन में होगा, ये तो नाम से क्लियर है कि हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल में। तो एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर करने का रीजन क्या है, रीजन तो यही है कि फीमेल हो सकता है नॉन ओव्यूलेटरी हो, फीमेल स्ट्राइल है, और अगर फीमेल स्ट्राइल है तो बच्चों यहां पे बहुत सारे स्टेप्स आपको समझने हैं। इफ द फीमेल पार्टनर इज स्टराइल या नॉन ओव्यूलेटरी, ठीक है। फीमेल पार्टनर नॉन ओव्यूलेटरी है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस है, मैं सारी कंडीशंस को एक साथ कवर कर रहा हूं, तब भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं।
या मेल पार्टनर, अगर मेल पार्टनर स्टेराइल है, ओके, इफ मेल पार्टनर इज स्टेराइल तब भी इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक। और इफ बोथ द पार्टनर्स आर स्टेराइल, अगर दोनों ही पार्टनर स्टेराइल हैं तब भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे यूज कर सकते हैं इन तीनों ही केसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड को, तो आइए समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए मैं पूरा बोर्ड यूज करने वाला हूं, तो जो पोर्शन मैंने मेंशन किया आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको रब करूंगा ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो कंडीशंस बता सकूं जिसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर को सजेस्ट करते हैं फॉर इनफर्टाइल कपल टू बियर अ चाइल्ड। अब देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर में सबसे पहला स्टेप हमारा है इंडक्शन ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। और इंडक्शन ऑफ सुपर ओव्यूलेशन सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि फीमेल तो नॉन ओव्यूलेटरी है ना, और अगर फीमेल नॉन ओव्यूलेटरी है तो वो सुपर ओव्यूलेशन कैसे करेगी? एक ओवा तो उससे बन नहीं रहा, तो इतने सारे ओव्यूलेशन, क्योंकि सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन ओवा, ओके, प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन ओवा। तो यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यहां पे ये चीज यानी एक से ज्यादा ओवा हम किसी डोनर फीमेल से कलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि फीमेल नॉन ओव्यूलेटरी है तो सुपर ओव्यूलेशन उसकी बॉडी में तो नहीं होने वाला, बट हम ये चीज किसी डोनर फीमेल के थ्रू होकर कलेक्ट करेंगे। अब ये होगा कैसे, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन ओवा, तो इस ओवा प्रोडक्शन में कुछ चीजें असिस्ट करती हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है, तो मैं इसको मेंशन करूंगा, इंडक्शन ऑफ सुपर ओव्यूलेशन बाय नंबर 1 इज क्लोमिफेन सिट्रेट। ओके, ये ड्रग है, मेडिसिन है क्लोमिफेन सिट्रेट। और क्लोमिफेन सिट्रेट बिल्कुल ईस्ट्रोजन के सिमिलर होती है, सिमिलर टू ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन का काम क्या था? जब ईस्ट्रोजन अपने पीक पे होता है, अपने हाई लेवल पे होता है, तो ये एलएच को स्टिमुलेट करता है, और एलएच को स्टिमुलेट करेगा तो रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होगा। ये वीडियोस आप मेरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है या कैसे ओव्यूलेशन होता है। तो क्लोमिफेन सिट्रेट जो कि एस्ट्रोजन के सिमिलर है, ये करेगा क्या? ये एलएच को इंड्यूस करेगा या स्टिमुलेट करेगा एलएच प्रोडक्शन को। और ये एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये एलएच रप्चर करेगा मैच्योर फॉलिकल को या ग्राफिन फॉलिकल को फॉर ओव्यूलेशन। ओके, मगर ये स्टेप थोड़ा बाद में होगा, इससे पहले ये फॉलिकल की मैच्योरेशन में भी काम करता है। तो क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ हम एक कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट प्लस FSH। अब तो आप समझ गए होंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया है, तो ओवेरियन फॉलिकल का मैच्योरेशन इसी पे बेस्ड होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? ये फॉलिकल को यानी ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर करेगा। तो मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, और ओवेरियन फॉलिकल का मैच्योरेशन का मतलब ही है कि अब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में डेवलप होगा। सेकेंडरी oocyte मतलब ओवा। इसके अलावा ये HMG, ये भी एक मेथड है इंट्रोड्यूस करने का, दैट इज ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन। और ये मेनोपॉज को इंट्रोड्यूस करता है ताकि फीमेल में प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन से पहले भी इनफैक्ट जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप्ड हो जाता है। तो ये ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन
ट्रॉपिन है, और कुछ कंडीशंस में हम प्योर FSH को भी यूज करते हैं। ठीक, अब सुपर ओव्यूलेशन तो हो गया। इन मेथड्स के थ्रू हम फीमेल में एक से ज्यादा ओवा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सुपर ओव्यूलेशन के बाद सेकेंड हमारा जो टारगेट है वो है मॉनिटरिंग ऑफ फॉलिकुलर ग्रोथ। तो मॉनिटरिंग ऑफ फॉलिकुलर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हमने FSH दिया है तो फॉलिकल का मैच्योरेशन हो रहा था, है ना। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि मैच्योरेशन से ज्यादा लेट नहीं करना है, मैच्योरेशन होते ही हमें ओवा को कलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम पूरा इसको मॉनिटर करते रहेंगे, मॉनिटरिंग ऑफ फॉलिकुलर ग्रोथ। और फॉलिकुलर ग्रोथ की मॉनिटरिंग करने के लिए हमें चाहिए एक स्क्रीन। तो यहां पे ये मॉनिटरिंग होगी बाय सोनोग्राफी। और मॉनिटरिंग करना क्या है, आपको देखना है कि जो मैच्योर फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल जो है, वो जैसे ही अप टू 18 mm इन साइज, 18 mm इन डायमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जाता है कि एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का डायमीटर कितना होता है, तो ये 18 mm है। ठीक है, एक तो आप मैच्योर फॉलिकल देख रहे हैं, उसकी ग्रोथ देख रहे हैं कि उसका डायमीटर 18 mm तक आ गया, तब आप फॉलिकल को ब्रेक करवा सकते हैं बाय इंडक्शन ऑफ LH। नंबर 2, आप सीरम एस्ट्राडियल लेवल चेक करेंगे। सीरम एस्ट्राडियल लेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रिंसिपल एस्ट्रोजन है। ठीक है, तो ये 250 ml पर फॉलिकल होना चाहिए। ओके, अगर ये 250 तक है तब आप यूज करते हैं HCG। तो इसके बाद मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें यहां तक तो ले लें। अब जो कंटिन्यूएशन बनेगा वो कंटिन्यूएशन ये बनेगा कि जब आप 250 ml का लेवल देख लें, अगर 250 ml है तो इससे ज्यादा है, यानी 2500 अगर ml है, तब हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 250 ml तक अगर लेवल है एस्ट्राडियल का, तो हम अराउंड 5000 to 10,000 HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ये इंट्रोड्यूस्ड करेंगे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को इंट्रोड्यूस्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को इंट्रोड्यूस्ड करने का एम क्या है कि ये, अच्छा एक कंडीशन और भी आपको याद रखना है कि अगर इफ द लेवल ऑफ एस्ट्राडियल इज, एस्ट्राडियल अगेन मैं बता रहा हूं प्रिंसिपल एस्ट्रोजन, अगर 2500 ml पर फॉलिकल है, सो ये जो HCG है इट इज नॉट यूज्ड, फिल्टर इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, इसको फिर इंट्रोड्यूस्ड नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं बाय सोनोग्राफी। ओके, तो ये सब कंडीशंस को मॉनिटरिंग करने के बाद जब फॉलिकल 18 mm डायमीटर में पहुंच जाए, सीरम एस्ट्राडियल का लेवल बढ़ जाए और HCG को हम इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि फॉलिकल को मैच्योर करने के बाद LH के स्टिमुलेशन को बढ़ाया जाए, ताकि फॉलिकल्स को ब्रेक करके oocyte का रिलीज हो। तो जब oocyte रिलीज होगा तो हम करेंगे क्या, oocyte के रिलीज होते ही हम करेंगे oocyte रिट्रीवल, यानी अब हमको ओवा को कलेक्ट करना है। तो बच्चों ये देखिए, आपके ओवा को कलेक्ट करने के लिए स्टेप नंबर 3 बन गया oocyte रिट्रीवल। ओवा को कलेक्ट करने का मतलब क्या है, क्योंकि यहां सुपर ओव्यूलेशन हमने इंट्रोड्यूस्ड कराया है, तो हम बेस्ट कंडीशन वाले ओवा को
कलेक्ट करेंगे। और ओवा कलेक्शन होगा बाय 2 रूट्स, ठीक है, ओवा कलेक्शन होगा बाय 2 रूट्स। एक रूट है इसका एब्डोमेन के थ्रू, लैप्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू, इसको एब्डोमिनल लैप्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल रूट। तो एब्डोमिनल रूट से ओवरी बिल्कुल नियरेस्ट है, तो यहां से आप लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी ओवा को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है बाय वेजाइनल रूट, तो वेजाइनल रूट से भी आप ओवा को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो oocyte रिट्रीवल भी इजी है, एब्डोमिनल लैप्रोस्कोपी और वेजाइनल रूट। और यहां पे भी जो ओवा थे जिनका प्रोडक्शन हुआ है अराउंड 5 to 6, 7, 8, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ये बिलो 8 ही रहेगा सुपर ओव्यूलेशन के बाद भी। तो यहाँ पे हम बेस्ट ओवा जिसमें कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स रिच हों ये हम कलेक्ट करेंगे। ओके, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ये सरफेस पे होता है वो हम कलेक्ट करेंगे। अब ओवा को कलेक्ट करने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अभी स्पर्म नहीं है हमारे पास, तो अब मेंटेनेंस कैसे होगा इस ओवा का, ये बहुत मैटर करता है कि मेंटेनेंस कैसे होगा ओवा का। तो मेंटेनेंस ऑफ ओवा ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 4। तो जो ओवा कलेक्ट किया है हमने, तो कलेक्टेड ओवा गेट्स प्लेस्ड इन, कलेक्टेड ओवा गेट्स प्लेस्ड इन कल्चर मीडिया, यानी हम अब इसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस कर देंगे। ओके, कल्चर मीडियम और न्यूट्रिएंट मीडियम। अब दिमाग में यहां पे भी एक चीज आती है कि किस न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको हम प्लेस करेंगे। तो एक चीज आपको पता है ना कि फिलोपियन ट्यूब में ओवा की वाइबिलिटी 2 डेज की होती है, और उसी फिलोपियन ट्यूब में सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि मेनली कोलमनार एपिथेलियम के सेल्स हैं, और उनकी सिक्रीशंस की वजह से ही ओवा को नरिशमेंट मिलता है। तो वो सारे सिक्रेशंस के, मतलब सिक्रेटरी सेल्स के सिक्रेशंस के सिमिलर एक न्यूट्रिएंट मीडियम, एक कल्चर मीडियम हम बनाएंगे और इसमें हम ओवा को मेंटेन करेंगे। तो सिमिलर टू द सिक्रेशंस ऑफ सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है। देखिए हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है इस मेथड के थ्रू, सिक्रेटरी सेल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब बारी आती है कलेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ की। अब ओवा को तो हमने मेंटेन कर लिया, अब हमें स्पर्मेटोजोआ चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ का मतलब अब हमें सबसे बेस्ट एक्टिव स्विमर, मोटाइल और न्यूट्रिएंट रिच, है ना, जिसमें सारे सिक्रीशंस भी हों ओवा को नरिश करने के लिए, ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, तो ये हम कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ कलेक्शन ये होगा बाय सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड, ठीक है। इसमें इसको हम वॉश्ड करेंगे और एक्टिव स्विमर को छाट लेंगे। तो फॉर आइसोलेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कलेक्शन बाय सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ एक्टिव स्विमर। तो एक्टिव स्विमर को हम लोगों ने छाटा, और इस एक्टिव स्विमर का मतलब क्या है कि इसके पास प्रॉपर सेंट्रियोल, प्रॉपर टेल है, प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रॉपर एटीपी प्रोडक्शन है, प्रॉपर एंजाइम्स है, प्रॉपर सिक्रीशंस है जो ओवा को फर्टिलाइज करेगा। तो ओवा के कलेक्शन के बाद अब आता है वो स्टेप जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो बेस है, और वो बेस ये है कि अब हमको 6 स्टेप पे आना है। और बच्चों मैं 6 स्टेप के लिए ये पोर्शन भी रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ही हमारा सबसे बेस है। हमने सब कुछ कर लिया, हमने स्पर्मेटोजोआ कलेक्ट कर लिया, हमने ओवा कलेक्ट कर लिया, और अब हमारा यही स्टेप एम्ब्रियो ट्रांसफर बन जाएगा। ओके, हम पहले हम इसको IVF करवाएंगे, यानी अब इसको हम कलेक्ट कर चुके थे, हमने स्पर्मेटोजोआ भी कलेक्ट कर लिया। अब दोनों ही गैमीट को हम फ्यूज्ड करेंगे। तो फ्यूजन
इन टेस्ट ट्यूब। तो अब इनका हम फ्यूजन करवाएंगे टेस्ट ट्यूब में। ओके, तो बोथ द गैमीट्स गेट्स फ्यूज्ड, both the gametes gets fused in test tube। और यहां पे अगेन बार बार एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ये अप टू मोरूला स्टेज, ओके, ये क्वेश्चन नीट पे बनता है, तो मोरूला स्टेज तक हम इसको टेस्ट ट्यूब में ही छोड़ेंगे और उसके बाद ये स्टेज उठा के हम 7th स्टेप पे आ जाएंगे, यानी इंट्रोडक्शन इनटू द फीमेल। ये वो फीमेल है जो नॉन ओव्यूलेटरी थी। ओके, तो इंट्रोडक्शन इनटू इसको हम होस्ट फीमेल बोलेंगे। ओके, होस्ट फीमेल, क्योंकि यहीं पे अब इम्प्लांटेशन होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो इस होस्ट फीमेल में इंट्रोडक्शन करने का टाइम आ गया है। तो यहां पे मोरूला स्टेज को इंट्रोड्यूस्ड किया जाएगा इनटू एम्पुला इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड फर्दर डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो इसी फीमेल की बॉडी में होगा। ओके, so further development takes place in the host body, further development takes place in the host body। क्लियर है बच्चों? सो एम्ब्रियो ट्रांसफर में ये चीज समझ में आई कि जिस एम्ब्रियो के ट्रांसफर की हम बात कर रहे थे वो एक्चुअली यही मोरूला स्टेज है, ये वही एम्ब्रियो स्टेज है जिसको उठा के हमने होस्ट फीमेल में इंट्रोड्यूस्ड किया है। तो सारे स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। अगर आप एक भी स्टेप को रिशफल करते हो, आगे पीछे करते हो ना, तो पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टेप्स का बहुत ध्यान रखना है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिमांडिंग है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं एकेडमिक में एज वेल एज नीट में।